हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज क्रिसमस डे है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि इस चैनल पर इंग्लिश से जुड़े बहुत सारी कंटेंट डाली जाएगी, लेकिन किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को उसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, समय देना पड़ता है, कंटेंट की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन फाइनली अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ से हम ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू और इस वीडियो के माध्यम से हम ना आपके बीच पहुँच सकते हैं और आपके बीच पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, आज किस बेसिक सी लेक्चर में और फर्स्ट आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह लें, इस लेक्चर में ना हम देखने जा रहे हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। दरअसल आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उन सब में आपको इंग्लिश का सिलेबस 90 to 95% आपको कॉमन मिलेगा, ठीक ना। हाँ, ये हो सकता है कि किसी किसी आप एग्ज़ाम को टारगेट करें तो उसका जो लेवल है वो मॉडरेट हो सकता है, टफ हो सकता है या इजी हो सकता है। बट जो सिलेबस ओवरऑल, हम सिलेबस की जो चर्चा कर रहे हैं, सिलेबस की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, वो सिलेबस आपका लगभग 90 to 95% सेम ही होगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चर्चा करते हैं कि आपको पता है कि इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। और कोई भी लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे बेसिक एंटिटी होता है उसे हम, मतलब हर लैंग्वेज का अपना एक बेसिक एंटिटी होता है। जैसे हिंदी में हम उसे अक्षर बोल देते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेटर बोलते हैं, हिंदी वाले वर्ण बोल देते हैं, ठीक ना। तो जो इंग्लिश का सबसे जो बेसिक एंटिटी उसे हम बोलते हैं लेटर, ठीक है, लेटर। फिर लेटर के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से फिर क्या बनता है, फ्रेज बनता है, और फ्रेज से फिर क्या बनता है, क्लॉज बनता है, और फिर क्लॉज से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है दोस्त। तो कई लोगों को ये लगता होगा कि सर लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सीधा सेंटेंस बनता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेटर से वर्ड और वर्ड से फिर सेंटेंस बनता है, ठीक ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेटर से बनता है वर्ड, फिर वर्ड से आपका बनता है फ्रेज, और फिर फ्रेज से बनता है क्लॉज, और क्लॉज से बनता है सेंटेंस, ठीक ना। हम आने वाले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक ना, फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या होता है, और लेटर से वर्ड कैसे बनता है। हालांकि ये आप बात जानते हो कि लेटर से वर्ड बनता है, सभी लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि वर्ड से फ्रेज कैसे बनता है, या फिर फ्रेज अगर बन भी गया तो पहचान नहीं पाता कि अच्छा ये किस प्रकार का फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, या एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, पहचान नहीं पाता। क्लॉज भी आपका अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक ना, तो फिर उसमें पहचान नहीं पाता कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ठीक ना। तो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। फिलहाल आपको इतना जानकारी दें कि किसी भी लैंग्वेज का एक बेसिक एंटिटी होता है। जैसे इंग्लिश का एक बेसिक, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक एंटिटी को हम लोग बोलते हैं लेटर, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है फ्रेज, फ्रेज से बनता है क्लॉज, और क्लॉज से बनता है सेंटेंस, ठीक है। अब आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप किसी भी XYZ किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको एक दो चीज ना, जो हम बोले 90 to 95% सिलेबस से मिलेगा, उस सिलेबस का आज हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले हमें पता तो चले कि हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर पढ़ लेंगे क्लास वाइज, लेकिन पहले पता तो रहे कि भाई साहब हमको पढ़ना ये चीज़ है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को पढ़ना, हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस हमें ये बताता है कि पढ़ना क्या क्या है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप जिस एग्जाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि दरअसल हमको पढ़ना किस तरह से चाहिए, किस किस एरिया को हम छोड़ सकते हैं, या किस किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम भी करेंगे फिर भी चलेगा, ठीक ना। तो उन सभी एरिया पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, तो दोस्त इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आपसे 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्त। पहले पार्ट को हम लोग वोकैब के तहत रखते हैं, ठीक ना। दूसरे पार्ट को हम लोग रखते हैं जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन।
कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है दोस्त। अच्छा, वोकैब वाले सेक्शन में भी आप फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। वैसे आप 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है इंग्लिश को, ठीक ना, मतलब 3 पार्ट में। पहला एक वोकैब सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, फिर ग्रामर वाले पोर्शन से आते हैं, और फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना। तीनों का वेटेज आप कह सकते हैं लगभग समान रूप से ही रोल प्ले करता है। थोड़ा आप कह लें कि थोड़ा ज़्यादा जो रोल होता है ग्रामर वाले पोर्शन का होता है। कॉम्प्रिहेंशन पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग है दोस्त, ठीक है। वोकैब वाले में, वोकैब में आपसे क्या क्या पूछ लिया जाता है, सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, ठीक है, एंटोनिम्स पूछ लिया जाता है, OWS पूछ लिया जाता है। OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है इडियम एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है दोस्त। इसमें आप अगर और क्लासीफाई करें तो आप होमोफोन को रख सकते हैं, होमोफोन, होमोग्राफ को रख सकते हैं, एक होमोनीम होता है, होमोनिम्स, ठीक है। तो वोकैब वाले सेक्शन में क्या क्या है दोस्त, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स एंड फ्रेज है, होमोफोन है, होमोग्राफ है, होमोनिम्स है, ठीक है, ये सब है। पहले एक बार मैं लिख देता हूँ कि पढ़ना क्या क्या दरअसल, ठीक ना। फिर आप ग्रामर वाले पोर्शन में आएंगे दोस्त, तो आपको क्या है, पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ता है टोटल 8 है, लेकिन आप एक बात ये जान लें कि पार्ट्स 8 है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। लेकिन इंटरजेक्शन से कभी सवाल उतना नहीं देखा जाता है एग्जाम में, ठीक ना, क्योंकि उससे एग्जाम में आपको सवाल लगभग 9 के बराबर देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है दोस्त। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हालांकि इंटरजेक्शन से आपको सवाल मैंने आपको बता ही दिया है कि उतना क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन बाकी जो 7 पार्ट्स होते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक ना, इन 7 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आप आइए ग्रामर वाले पोर्शन में आगे, तो आप नॉन फाइनाइट की बात कर लेंगे, ठीक ना, जिसके तहत आप जिरंड देखेंगे, ठीक ना, नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव क्या होता है ये सब देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है इन्वर्जन बोलते हैं, जिसे हम इन्वर्जन भी बोल देते हैं लोग, ठीक है, इन्वर्जन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुमने खाना खाया ना, या फिर बोलते तुम गए थे वहाँ ना, जो ये बात बोलते हैं, तुम पढ़े कल। एक तो ये बोलते हैं कि क्या तुमने पढ़ा, तुम पढ़े ना, मैं वहाँ गया था ना। तो इस तरह की जो बात है इसको इन्वर्जन में कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तुम कल मार्केट गए थे ना, वह कल बाजार गई थी ना, तुम उससे कल मिले थे ना, तुम अभी कहाँ रहते थे ना, सॉरी मतलब तुम पटना रहते थे ना। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है उसको इन्वर्जन के अंतर्गत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो क्लास में लोग सीखेंगे, ठीक ना। उसके बाद आप अगर देखेंगे नॉन फाइनाइट इन्वर्जन आ गया, फिर आपका एक जो आता है टेंस, ठीक है, टेंस के साथ ही लोग वॉइस को भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसका आता है नरेशन, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं एक को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है दोस्त, जिसे बिहार में सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स से बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपको हमेशा
आप अगर 9-10 के क्वेश्चन को देखेंगे, अगर स्कूल का आप क्वेश्चन को देखेंगे उसमें भी पूछा जाता है। अगर आप 11-12 में देखेंगे फिर भी वहाँ भी पूछा जाता है, ठीक ना। ये सब वहाँ पे अभी क्या है, हम सब चर्चा बारी बारी से कर रहे थे, ठीक ना। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं कि वोकैब में, जो वोकैब वाले सेक्शन में जो हमें पढ़ना है सिनोनिम्स, ठीक ना। सिनोनिम्स क्या करते हैं, किसे कहते हैं दरअसल, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जैसे आप हिंदी में जानते होंगे कि एक शब्द के लिए ना बहुत सारा शब्द होता है, ठीक ना। जैसे हम पर्यायवाची बोल देते हैं या समानार्थी शब्द बोल देते हैं। जैसे सूर्य बोलते हैं, सूर्य को क्या बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, रवि है, दिनकर, दिवाकर, दिनपति, तारापति, ठीक ना। बहुत सारा उसका प्रभाकर भी बोलते हैं, ठीक ना। तो बहुत सारा एक सूर्य के लिए पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी एक शब्द के लिए बहुत सारा पर्यायवाची है, ठीक ना। उसी को सिनोनिम्स बोला जाता है, ठीक ना। जैसे आप, जैसे एक शब्द है लुक, लुक मतलब क्या, देखना। सी मतलब भी देखना, वॉच मतलब भी देखना, विजिट मतलब भी देखना, सॉरी, ऑब्जर्व मतलब भी देखना। तो ये सब के सब का मतलब क्या हुआ, देखना ही। लेकिन ये सब क्या हुआ, सिनोनिम्स हुआ एक दूसरे का, ठीक ना। दे आर सिनोनिम्स टू वन अनदर, ठीक ना, एक दूसरे का सिनोनिम्स हुआ। लेकिन क्या ये पांचों के पांच वर्ड एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, तो नहीं। क्योंकि ना किसी भी लैंग्वेज में अगर दो वर्ड है तो इसका मतलब हुआ कि किसी न किसी स्तर पर दोनों वर्ड में कुछ न कुछ अंतर होगा। वो कनोटेशन के लेवल पर हो सकता है, कोलोकेशन के लेवल पर हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट बेस पे हो सकता है, लेकिन अंतर होगा तो होगा, दोनों में जरूर अंतर होगा। अगर दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट और एक ही शब्द स्तर के लिए वर्ड हो तो फिर दूसरे वर्ड की आवश्यकता है क्यों पड़ा। तो भाषा में किसी भी भाषाविद जो होते हैं ना, किसी भी भाषा में वो मानते हैं कि किसी भी भाषा में अगर दो वर्ड है इसका मतलब कि दोनों में थोड़ा ना थोड़ा किसी न किसी स्तर पर अंतर जरूर होगा, ठीक है। तो जैसे आपके सामने लुक है, सी है, वॉच है, विजिट है, ऑब्जर्व, तो ये सब में भी अंतर है। क्या अंतर है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि ना देखने के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए सब सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सिनोनिम्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ कि एक ही वर्ड को डिस्क्राइब लगभग सेंस में कि करने के लिए अगर जो वर्ड आता है उसको हम सिनोनिम्स बोल देते हैं, ठीक ना। जैसे आप अगर एक और सिनोनिम्स देखें तो जैसे हार्ड, हार्ड मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक ना। उसके लिए एक टफ शब्द भी है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, सिनोनिम्स हो गया एक दूसरे का, ठीक है। उसी प्रकार अगला कैटेगरी आपके पास पड़ता है जिसको हम लोग एंटोनिम बोलते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या होता है दोस्त, तो एंटोनिम्स बोलते हैं जो ना एक दूसरे से एकदम विपरीत अर्थ रखता हो, ठीक ना। एक का अर्थ कुछ और है, दूसरे का अर्थ बिल्कुल ही अलग है, एकदम उल्टा, जैसे हम बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आप हिंदी में फिरता है, जैसे हम बोलते हैं ऊपर का नीचा, ठीक ना, बेईमान का ईमानदार, ठीक ना। तो आप जैसे एक ऑनेस्ट वर्ड है, ठीक ना, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। तो इसका अगर हम एंटोनिम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स, जिसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, ठीक ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह खुश है, वह उदास है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सैड, हैप्पी, ये क्या हो गया, एक दूसरे का एंटोनिम हुआ, ठीक ना। दे आर एंटोनिम टू ईच अदर, ठीक है, एंटोनिम हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्लियर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS बोलते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ये आप अगर आप 6th स्टैंडर्ड के अगर किसी एग्जाम को आप दे रहे हैं फिर भी आप सिनोनिम्स पूछा जाएगा। आप 10th स्टैंडर्ड के दे रहे हैं फिर भी आपसे पूछा जाएगा। 12th में, ग्रेजुएशन में, आप ग्रेजुएशन के बाद कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, SSC CGL देते हैं, CHSL देते हैं, अगर मान लीजिए MTS देते हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें सिनोनिम्स आपसे जरूरी पूछा जाएगा, ठीक ना। एंटोनिम्स पूछा जाएगा, ठीक ना। OWS भी पूछा जाएगा। ये हो सकता है कि उसके स्तर में अंतर देखने को मिले, ठीक ना। ये हो सकता है कि उसका पूछने का तरीका बिल्कुल अलग देखने को आपको मिले, लेकिन पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। OWS किसे कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्त, OWS कहने का मतलब होता है, जैसे ना हिंदी में होता है ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम बोलते हैं गगन को चूमने वाले को क्या बोलते हैं, गगनचुंबी बोलते हैं, ठीक ना। जैसे यदि किसी स्त्री का पति जब मर जाता है तो उस स्त्री को क्या बोला जाता है, विधवा,
बोलते हैं ना कि विधवा हो गई, ठीक ना। तो उसी प्रकार अंग्रेजी में भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, ठीक ना। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जिसका कोई नाथ ना हो उसके क्या बोलते हैं, अनाथ, ऑर्फन जिसे बोलते हैं, ठीक ना। जिसके पेरेंट्स मतलब कि पास अवे हो चुके हैं, गुजर गए हैं, मर गए हैं, तो उनके लिए एक शब्द है ऑर्फन, ठीक ना। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट वुड बी द वन वर्ड फॉर, मान लीजिए कि जो व्यक्ति अपनी जीवन की कहानी खुद से लिखता है, ठीक ना, अपनी जीवन की कहानी को खुद से लिखता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, तो उससे क्या बोला जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक ना। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन की कहानी या फिर जीवन को दूसरे व्यक्ति द्वारा डिस्क्राइब किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। ऑटो एक रूट वर्ड है दोस्त, ठीक ना। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, ठीक ना, सेल्फ, ठीक ना। और इसमें बहुत सारा शब्द आता है, ऑटोक्रेसी होता है, ऑटोमोबाइल आपने सुना हुआ, ऑटोमोबाइल, ठीक ना, ऑटोमोबाइल, ऑटोबायोग्राफी, ठीक ना। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो ऑटोबायोग्राफी दरअसल, ऑटोबायोग्राफी जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी का वर्णन, ठीक ना, खुद से करता है, अपनी जीवन की कहानी का वर्णन खुद से करता है। जैसे आप महात्मा गांधी जी का एक ऑटोबायोग्राफी है, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, ठीक ना, बड़ा अच्छा ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखे हुए, ठीक ना। तो वो ऑटोबायोग्राफी उनका है, ठीक ना। और बायोग्राफी क्या होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन के बारे में लिखता है, तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसे बोलते हैं, ठीक ना, कि आपसे पूछ लिया जाता है। वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि उस लेडी को क्या कहेंगे जिसका पति मर गया, तो उसे मतलब विडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं, विडो, WODOW, विडो, ठीक है। और उस पुरुष को क्या बोला जाएगा जिसकी पत्नी मर गई है, तो उसको बोला जाता है विडो, WIDOWER, विडो, ठीक ना। तो विडो विधुर को बोलते हैं, ठीक ना, जिसकी पत्नी मर गई। कोई ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर जाती है, उसको चाहे उसका देहांत अगर हो जाता है किसी की पत्नी का, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, विधुर बोला जाता है, विडोर बोला जाता है। और अगर कोई ऐसा स्त्री है जिसका पति का देहांत हो चुका है, ठीक ना, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे विडो बोला जाता है, विधवा बोला जाता है, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि वह स्त्री जिसका पति मर गया है, ठीक ना, a lady whose a lady whose husband passed away, ठीक ना, a lady whose husband passed away, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे widow। और a man whose wife passed away, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे विडो, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक ना। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है दोस्त, देखिए आपको ये पता होगा, जरूर पता होगा कि वर्ब क्या होता है, कि एक्शन वर्ड होता है, जिससे किसी न किसी प्रकार का एक्शन का पता चलता है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक ना, पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। तो क्या है, सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, गाना, ठीक है, ये सब क्या है, एक एक्शन वर्ड है, जिससे किसी काम का पता चलता है, किसी काम के होने का पता चलता है। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक ना। तो एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब बोलते हैं। लेकिन फ्रेजल वर्ब किसे बोलते हैं दोस्त, तो फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, अगर देखिए किसी वर्ब के साथ ना अगर कोई प्रीपोजिशन जुट जाता है, तो उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, ठीक ना। जैसे आपके सामने ऊपर लिखा हो लुक, लुक मतलब क्या होता है, देखना, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम इसके साथ, अगर लुक के साथ हम फॉर वर्ड जोड़ दें, लुक फॉर, तो लुक फॉर का अर्थ क्या होता है, के लिए देखना, नहीं, के लिए देखना नहीं होगा, ठीक ना, के लिए देखना नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक ना, बिल्कुल गलत। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है दोस्त, जिसका अर्थ होता है खोजना या ढूंढना, या ढूंढना, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं अपनी किताब ढूंढ रहा था, तो क्या बोलूँगा, आई वॉज लुकिंग फॉर माई बुक्स, ठीक ना, मैं अपनी किताबें ढूंढ रहा था, ठीक है, आई वॉज लुकिंग फॉर माई बुक्स, ठीक है। तो खोजना हो जाता है ढूंढना। तो आपने देखा कि लुक का जो अर्थ है उसके साथ जैसे ही हम एक प्रीपोजिशन फॉर जोड़े या ऐड किए, तो
तो उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया, उसका अर्थ जो मेन जो वर्ब था उससे बिल्कुल ही बदल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेजल वर्ब सॉरी फ्रेजल वर्ब एक प्रकार वर्ब और प्रीपोजिशन का वो कॉम्बिनेशन होता है जो कि अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है, ठीक है ना, उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। अब आगे आता है दोस्त इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक ना। इडियम्स एंड फ्रेज भी कई बार पूछ लिया आता है। जैसे मान लेते हैं एक आपने सुना होगा अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, लेटर डे, अ रेड लेटर डे। तो अ रेड लेटर डे का क्या अर्थ हुआ? एक लाल पत्र दिवस? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो जाएगा महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे फॉर वी ऑल इंडियंस, ठीक है। हम भारतीयों के लिए 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण दिन है या महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक ना। तो और रेड लेटर डे का अर्थ होता है महत्वपूर्ण दिवस। तो आपने देखा कि इडियम्स का ना मतलब कुछ कुछ एक फिक्स रहता है, ठीक ना, और उसे याद रखना पड़ता है। जैसे आप हिंदी में आप पढ़े हुए कि 9 2 11 हो गया, तो ऐसा थोड़ी आप बोल दीजिए कि 7 4 11 हो गया, नहीं। 9 2 11 होने का अर्थ ही होता है कि भाग जाना, उसका एक खास मीनिंग है, ठीक ना। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी कुछ वर्ड सबको मिला करके ना, कुछ वर्ड के कलेक्शन जो होता है ना ग्रुप में, उसका मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाता है और वो आपको याद रखना पड़ेगा। और वैसे को हम क्या बोलते हैं? इडियम्स बोल देते हैं, ठीक ना। जैसे अ रेड लेटर डे क्या है? महत्वपूर्ण दिवस, ठीक ना, इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। होमोफोन, देखिए दोस्त, होमो का अर्थ होता है सेम, क्या होता है? सेम। फोन का अर्थ क्या होता है? साउंड, फोन का अर्थ होता है साउंड। जब ना दो वर्ड का साउंड, अगर साउंड या कहने का अर्थ यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से है, अगर दो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम हो या सिमिलर हो, ठीक ना, तो उसे होमोफोन्स कहा जाता है, ठीक ना। जैसे आप देखें एक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, आपने जरूर SUN और SON दोनों क्या बोलते हैं? सन, सन, ठीक ना। लेकिन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो सेम होते हुए भी इसका अर्थ अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग है। इस सन का अर्थ होता है सूरज और इस सन का अर्थ होता है पुत्र या बेटा, ठीक है। होमोग्राफ, होमोग्राफ का अर्थ होता है कि ग्राफ मतलब होता है राइटिंग, ठीक है ना। राइट एक तरीके से किया जाता है और लेकिन उसका अर्थ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए उसी पर अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं जिससे हम बोलते हैं ग्रामर, ठीक ना। तो ग्रामर में पहला आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। पहला इसमें नाउन पढ़ना होगा, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव में पढ़ेंगे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक ना। उसका नॉन फाइनाइट, इन्वर्जन, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक ना। अब नाउन क्या होता है, ठीक ना, ये सब नाउन वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग खाली सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के हम जो सिलेबस है ना वो देखना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है दरअसल, ठीक ना, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सेक्शन में, वोकैब वाला सेक्शन में जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेज, हॉर्फोन्स, होमोग्राफ और होमोनिम्स समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला वाला सेक्शन में जो है हमारा ग्रामर, ठीक ना। इसमें देखते हैं तो दोस्त ग्रामर वाला सेक्शन में पहले नाउन पढ़ेंगे, ठीक ना। अच्छा, नाउन कहा जाता है ना दोस्त, नाउन एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको अगर अच्छे से पढ़े ना तो आप मान करके चले 30% क्वेश्चन ना आपको 30% जो क्वेश्चन है ग्रामर का वो आप लगभग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि नाउन से ही ना आप फिर जोड़ेंगे प्रोनाउन को, ठीक ना। नाउन से ही एक अलग निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर, ठीक है। इसी में आपको एक जेंडर भी पढ़ना होता है, ठीक है। और अगर नाउन आप सही से पढ़ लिए ना दोस्त तो फिर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना नीचे जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं और तब आपको लगे कि आसान ही है और तब आपको सिर्फ और सिर्फ
एक ही रूल दिमाग में रखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ठीक ना। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तब नाउन वाले जो चैप्टर है, नाउन एंड नंबर उसमें आता है, प्रोनाउन उसके साथ ही एक तरह से क्या कहिएगा तो प्रोनाउन और नाउन में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं दरअसल, ठीक ना। आप उसका भी फंक्शन लगभग आप देखेंगे तो सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक ना। और जेंडर भी आप अच्छा से उसमें पढ़ लीजिएंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं, ठीक है। फिर वहां से आता है दोस्त, नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन, ठीक ना। प्रोनाउन के बाद क्या आता है, और आपको पता है कि एडजेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है, एक एक लाइन बोल ही देते हैं, ठीक ना, ताकि ऐसे रफ में भी हमें याद रहे कि भाई साहब हाँ इसको ही पढ़ना। नाउन क्या है, तो नाउन किसी भी, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक ना, किसी भी चीज का एक नाम दिया गया है उसको ना हम बोलते हैं नाउन। जैसे इसका भी एक नाम दिया गया है, अच्छा इस प्रकार के क्या बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं, तो मार्कर भी क्या है, एक नाउन है। जिस पर अभी हम पढ़ा रहे हो क्या है, बोर्ड, तो बोर्ड भी क्या है, एक नाउन है, ठीक ना। जिस किसी भी चीज का एक नाम दिया गया है या दिया जा सकता है, ठीक ना, सबको नाउन बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक ना। जैसे आप किसी भी चीज को उठा के ले देख लीजिए, अगर मेरे अंदर कोई गुण है उसको भी हम नाम दे सकते हैं, ठीक ना। जैसे मेरे अंदर मान लीजिए ईमानदारी का गुण है, बेईमानी का गुण है, तो ईमानदारी क्या हो गया, ये भी एक नाउन है। बेईमानी क्या हो गया, ये भी एक नाउन है। तो ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन है, ठीक ना। किसी भी प्रकार के नाम को हम नाउन बोलते हैं, किसी भी प्रकार के, वो गुण का नाम हो फिर भी नाउन बोलेंगे, किसी स्टेट का नाम हो, किस अवस्था का नाम हो उसको भी नाउन बोलेंगे, ठीक ना। किसी भी चीज का नाम हो, ठीक ना, किसी भी चीज का XYZ किसी भी चीज का नाम को हम नाउन बोल देते हैं, सिंपल आप क्या करेंगे। और नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, आप इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का नाम, ठीक ना। उसका प्रोनाउन क्या है दोस्त, तो प्रोनाउन ना इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक ना। कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ना एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रोनाउन कहा जाता है। अच्छा आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्या है कि मतलब कि नाउन के रिपीटेशन को रोकना ही जरूरी है। अच्छा देखिए, मान लीजिए मैं ना आपको बोलूँ कि बताइए नरेंद्र मोदी के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात में हुआ था, नरेंद्र मोदी के पास ये है, नरेंद्र मोदी के पास वो है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो खराब लगता है, जो सुनने वाला उसको भी खराब लगेगा, आपको भी खराब लगेगा, क्या बार बार नरेंद्र मोदी लगाया हुआ है। मतलब कुछ डाइवर्सिटी आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, फिर बोलेंगे वे मेहनती हैं। अब हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती है, उसके जवाब क्या बोलेंगे, वह बहुत मेहनती है, ठीक ना, वह बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है, डाइवर्सिटी। तो वही है कि बार बार जो नरेंद्र मोदी जो हम बोल रहे थे उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने एक शब्द चुन लिया, वह। क्या बोलेंगे, उनके पास ये है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के पास ये है, उससे अच्छा क्या बोलेंगे, उसके पास ये है, चाहे उनके पास ये। तो यहाँ इस प्रकार का जो शब्द है जो कि नाउन के रिपीटेशन को रोकता है और इससे अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्रोनाउन एक वर्ड है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है दोस्त, तो एडजेक्टिव दरअसल ना, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक ना, मार्कर है। अब हम इसकी विशेषता क्या बता सकते हैं, ये अच्छी मार्कर है, ये खराब मार्कर है, पुरानी मार्कर है या नई मार्कर है, ठीक ना, ठीक ना। तो ये इसका क्या, अच्छा, बुरा, पुराना, नया, ये क्या हो गया, इसको गुण बताने का काम किया, ठीक ना। तो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने वाले शब्द को, ये किसी भी प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के गुण बताने वाले को, क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। वर्ब क्या है दोस्त, तो वर्ब एक एक्शन वर्ड है जिससे किसी काम के होने का पता चलता है, ठीक ना। जैसे राघव पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है, काम हुआ, पढ़ाना क्या है, काम हुआ। किसी जैसे दौड़ना भी क्या है, एक्शन वर्ड है, काम है, ठीक ना। तो जिससे काम का पता चलता है या किसी काम के होने का पता चलता है दोस्त, उसे क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और एडवर्ब क्या है दोस्त, तो एडवर्ब क्या होता है ना, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है और कई बार ना क्लॉज को क्वालिफाई करता है और कई बार दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जैसे वैसे हम डिटेल्ड मैनर में जब आएंगे तो उस पर पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक ना।
क्योंकि ये समझ में नहीं आता रहता है लोगों को कि एडवर्ब भी ही एक दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा। ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं मैं लिखता हूं आई रन फास्ट, ठीक है, मैंने लिखा आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं, ठीक है, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। अब देखिए आपको ये तो पता है कि आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, रन क्या है तो वर्ब है, बहुत बढ़िया, और फास्ट क्या है, मैं दौड़ता हूँ, लेकिन कैसे दौड़ता हूँ, धीरे से दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ, कैसे दौड़ता हूँ, तो भाई साहब तेज दौड़ता हूँ, फास्ट दौड़ता हूँ। तो फास्ट जो शब्द है किसको क्वालिफाई किया, रन को क्वालिफाई किया कि तेज दौड़ते हो, तो फास्ट क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और आप जानना चाहें कि इस किस प्रकार का एडवर्ब है, तो आपको बता दूं फास्ट जो है एडवर्ब मैनर हो गया, ठीक ना, एडवर्ब मैनर। लेकिन अब मान लीजिए आप इस सेंटेंस में थोड़ा सा और ऐड कर दो, ठीक ना, तो लिखता हूं आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट। अब यहां पर देखूं तो आई तो क्या है, सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, रन क्या है, वर्ब, अच्छा फास्ट क्या है, मैं दौड़ता हूं, अगर वेरी ना लगाए, क्या लगाऊं, सिर्फ आई रन फास्ट, तो इसका मतलब क्या, मैं तेज दौड़ता हूं। लेकिन तेज में भी कैसा दौड़ता हूं, बहुत तेज कि बहुत कम, तो फिर एक वर्ड आया वेरी, तो वेरी क्वालिफाई, फास्ट जो है किसको क्वालिफाई किया, रन को, और वेरी क्वालिफाई किया किसको, फास्ट को, ठीक ना, समझ में आया होगा। तो ये यहां पर क्या हुआ, ये तो एडवर्ब मैनर था ही, एडवर्ब मैनर, और ये क्या हो गया, एडवर्ब डिग्री, एडवर्ब डिग्री। तो यहां पर आप देखिए कि एक एडवर्ब ना दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई किया है, ठीक है, एक फास्ट क्या है, एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ था इस सेंटेंस में, और वेरी क्या था, एडवर्ब ही था, लेकिन वेरी किसको क्वालिफाई किया, फास्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक ना। और कई बार क्या होता है, एडवर्ब ना दूसरे मतलब वर्ब को तो क्वालिफाई कर दी, दूसरे वर्ब को भी क्वालिफाई कर दी, और कई बार क्लॉज को भी क्वालिफाई करता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड। अब देखिए आई गॉट सिलेक्टेड क्या है, एक क्लॉज हुआ, ठीक है, आई गॉट सिलेक्टेड, और फॉर्चुनेटली क्या है, फॉर्चुनेटली क्या है, ये तो एक एडवर्ब हुआ, तो ये एडवर्ब जो है ना इस पूरे क्लॉज को क्वालिफाई करती है, ठीक है। तो कई बार एडवर्ब क्लॉज को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो इस प्रकार अगला वर्ड है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जो होता है पार्टिसिपल में, देखिए दोस्त, प्रीपोजिशन का काम होता है कि अगर एक सेंटेंस में दो नाउन है तो उस दोनों नाउन के बीच में संबंध क्या है ना, वो रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं मैं लिखता हूं सिंपल सेंटेंस, द एप्पल इज ऑन द टेबल, ठीक है, द एप्पल इज ऑन द टेबल। अब यहां पर आप देखिए एक नाउन है एप्पल और एक नाउन है टेबल, ठीक है, लेकिन इस दोनों के बीच में रिलेशन बताने वाला शब्द क्या है, ऑन। ये दरअसल बताता है कि एप्पल कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है ना। तो ऑन क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो एप्पल और टेबल में संबंध बताने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। कंजंक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो क्लॉज को जोड़ता है, दो वर्ड को भी कई बार जोड़ता है, ठीक ना, और दो फ्रेज को भी जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इसे, चलिए मैं लिखता हूं आई रवि and I are
रवि एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रवि क्या है एक नाउन और आई क्या है प्रोनाउन, तो दोनों को वर्ड को जोड़ने वाला क्या है एंड क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ दिया कंजंक्शन। आप दो नाउन को भी यहाँ रख सकते थे, जैसे रवि एंड राघव भी लिख सकते थे, कुछ भी आप अपना हिसाब से कोई भी नाम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए दो क्लॉज को भी जोड़ने का काम करता है तो उसे बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे मान लीजिए आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। अब यहाँ पर जो एक क्लॉज क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, दूसरा क्लॉज क्या है, आई केम। ठीक है, और ये जो क्या है बिफोर क्या हुआ, तो ये कंजंक्शन का यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि इस क्लॉज और इस क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब आप अगर क्लॉज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, क्या होता है, नहीं होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, तो बस नेक्स्ट वाला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो इसी पे बनेगा। ये तो बस इंट्रोडक्टरी है, मैं इसमें आपको पूरे सिलेबस का थोड़ा थोड़ा बस बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक ना, और क्या होता है, बस डेफिनेशन वाइज हम लोग अभी बात किए हैं कि बस उसको क्या कहते हैं, उसको समझने का बस कोशिश किए, प्रयास किए हैं कि अच्छा फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ठीक ना, सिनोनिम्स होता क्या दरअसल, एंटोनिम होता क्या है। ठीक ना, इडियम्स एंड फ्रेज होता क्या दरअसल। ठीक ना, नाउन होता है क्या, लेकिन हम लोग सभी चैप्टर को डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे। ठीक ना, फिर टेंस में सही पढ़ेंगे, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे। चलिए थर्ड वाले सेक्टर में आते हैं, थर्ड वाले सेक्शन में आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। देखिए आपको कॉम्प्रीहेंशन कैसे पूछ लिया जाता है। ठीक ना, आप 11th-12th में अगर आप पढ़ रहे हैं फिर भी आपके लिए बहुत लाभदायक है, अगर आप उससे कम क्लास में फिर भी आपके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन जो है ना हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि लगभग आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग 90 to 95% सिलेबस सेम ही मिले हैं। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि अगर आप कंपटीशन के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें पैरा जंबल बोलते हैं, PQRS। ठीक ना, जिसमें PQRS। ठीक ना, जिसमें 4 सेंटेंस दे देगा या फिर कई बार क्लॉज भी दे देता है। ठीक ना, और उसको अरेंज करने के लिए दे देगा। ठीक ना, कि कौन सा पहले होना चाहिए, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। ठीक है, इस तरह से। एक होता है 11th-12th वाले विद्यार्थी को प्रिसाइज राइटिंग दे जाता है। ठीक ना, प्रिसाइज राइटिंग, तो प्रिसाइज राइटिंग भी लिखने का तरीका होता है। ठीक ना, प्रिसाइज राइटिंग लिखने का तरीका ये होता है दोस्त, जैसे मान लेते हैं कि आपको ना 300 वर्ड्स में कोई पैराग्राफ दिया गया है। ठीक ना, और उसको बोला कि आप ना इसको प्रिसाइज करके लिखिए। ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, उसका नियम होता है कि आप 1/3 वर्ड में लिखेंगे। ठीक ना, अगर पैराग्राफ में 300 वर्ड यूज किया गया है तो अप्रोक्सीमेटली यू हैव टू राइट विद इन 100 वर्ड्स। ठीक है, 100 वर्ड में लिख देना होता है। ठीक ना, और ऐसा नहीं होता है कि मतलब 100 वर्ड में ही लिखना है, आप 4-5 ज़्यादा हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 4-5 कम हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ऑन एन एवरेज जो है ना आपको 1/3 में लिखना होता है। अगर मान लीजिए किसी का अगर 250 वर्ड का पैराग्राफ मिला हुआ है तो लगभग 80 वर्ड के अप्रोक्स लिख सकता है। ठीक ना, 82, 83, 85 वर्ड लिख सकता है। ठीक ना, उसमें 2-3 वर्ड कम बेस चल सकता है। ठीक ना, उसको बोलते हैं पैरा जंबल बोलते हैं। कई बार आप 11th-12th का अगर आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि सीधा एक पैराग्राफ दे देगा। ठीक ना, और पैराग्राफ से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक ना, तो कॉम्प्रीहेंशन है। और दोस्त कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ ही होता है अंडरस्टैंडिंग, और जब तक आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से ना समझेंगे, नहीं समझते हैं, तब तक आप बता नहीं सकते कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक ना, क्वेश्चन डिमांड आखिरकार हमसे क्या कर रहा है। ठीक ना, जब आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तब जा करके आपको समझ में आता है अच्छा क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है और हमको आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये बेसिक है कॉम्प्रीहेंशन में। PQRS हो गया, पैरा जंबल का क्वेश्चन हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, वो पैराग्राफ दे देगा जिसमें पूछ जाता है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो समझ में आया होगा। ठीक ना, कि वोकैब वाले सेक्शन में क्या क्या पढ़ना होता है, एंटोनिम्स पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ना है, होमोनिम्स है, होमोग्राफ है, होमोफोन है। ठीक है, ये सब हमारा वोकैब का सेक्शन है। ठीक है, वोकैबुलरी में हम लोग पढ़ते हैं, इसको देख हम लोग भी पढ़ेंगे आगे।
और ग्रामर वाले पोर्शन में क्या पढ़ते हैं, तो ग्रामर वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ते हैं, ठीक ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन का तो उतना रोल नहीं, कि बाकी जो सातों पार्ट्स उनका बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक ना। तो आपको पहचानने आना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे ये आपको आना चाहिए, ठीक ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद है आर्टिकल पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, जीरेंड है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सब पढ़ेंगे आप, ठीक ना। टेंस पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, फिर वॉइस पढ़ेंगे, फिर इन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक ना। ये एक पढ़ेंगे, ठीक ना। और फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले में ये 2-3 पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, आपको मैंने बताया है अभी अभी कि इंग्लिश का जो एक बेसिक लैंग्वेज का जो बेसिक इंस्टीट्यूशन लेटर कहा जाता है। अच्छा चलिए इस वाले वीडियो में अब हम लोग थोड़ा सा एक और टर्म को जरा चर्चा कर लेते हैं। आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होइएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद आप ना कुछ चीज मिस करते हुइएगा, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, ठीक है। तो दोस्त आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीडिकेट, ठीक है, प्रीडिकेट। अब ध्यान दीजिए कि हम दरअसल सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कहते किसे हैं। कई बार हम सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह पर ये पढ़ लेते हैं कि किसी एक्शन को संपादित करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ये बात उतना सही नहीं है, ठीक ना, जितना हम समझते हैं। क्यों, देखिए जैसे मान लेते, ठीक है, आपने बोला कि किसी एक्शन को करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते, बहुत बढ़िया, ठीक ना। जैसे ठीक है, मैंने लिखा आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो भाई पढ़ाने का काम कौन किया, आई सब्जेक्ट, गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं लिखता हूँ राघव इज माई फ्रेंड, राघव इज माई फ्रेंड, ठीक है, राघव इज माई फ्रेंड। अब राघव इज माई फ्रेंड है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब आपके कहने के अनुसार इसमें सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट तो है दोस्त, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी कि सब्जेक्ट के डेफिनेशन को सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होता है जो एक्शन को करता है या एक्शन को संपादित करता है, बल्कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया है, ठीक ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक ना। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, अबाउट विच समथिंग इज सेड या समथिंग इज कॉल्ड, ठीक है, अबाउट विच समथिंग इज कॉल्ड। जैसे यहाँ पे राघव इज माई फ्रेंड, इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, राघव के बारे में, कि राघव मेरा दोस्त है, तो राघव के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि राघव क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। अब जैसे मैं एक और सेंटेंस लिख लूं, ठीक ना, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है, कुछ भी मैथमेटिक्स के बारे में कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स एक अच्छा विषय है, ठीक ना। किसके बारे में कहते हैं, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बात सही है कि जो एक्शन को संपादित करता है, जो एक्शन को करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, ये बात सही है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, पहला कि डूअर ऑफ एन एक्शन, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी बात जोड़ लीजिएगा, अबाउट विच समथिंग इज कॉल्ड, ठीक ना, दोनों बातें। नहीं तो इस प्रकार के सेंटेंस में तो आपके अनुसार कोई सब्जेक्ट हुआ ही नहीं है, सब्जेक्ट, ठीक ना, है, लेकिन आपने मिस कर दिया। क्यों, क्योंकि ना आप सब्जेक्ट, आप बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये गलत डेफिनेशन, गलत नहीं, अधूरा डेफिनेशन है, ठीक ना दोस्त। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इसमें तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं, फिर भी सब्जेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि 2 एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है,
कि डूअर ऑफ एन एक्शन और अबाउट विच समथिंग इज कॉल्ड, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। और ऑब्वियस ही बात है जिसके जैसे डूअर ऑफ एन एक्शन तो बिल्कुल होगा। जैसे मान लेते हैं मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस मैंने लिखा था आई टीच, तो यहाँ टीच क्या है, एक्शन है, उसको करने वाला कौन है, आई, तो आई सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे मैंने दो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो भी सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक ना, बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं लिखता हूँ राजू, राजू लव्स हिज मदर, ठीक है, राजू लव्स हिज मदर, राजू अपनी माँ से प्यार करता है, ठीक ना। तब यहाँ पर एक्शन क्या हुआ, लव, ठीक ना, तो एक्शन को करने वाला क्या है, राजू, इसलिए राजू हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन अगर वही रहता राजू इज अ हैंडसम बॉय, अब यहाँ पे तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं दोस्त, तो एक्शन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर राजू के बारे में कहा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि राजू एक सुंदर लड़का है, अच्छा लड़का, सुंदर लड़का है, ठीक है, स्मार्ट लड़का है, तो राजू के बारे में कहा जाता है, राजू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको से बताया कि किसी भी सेंटेंस का ना दो पार्ट होता है, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरा को बोलते हैं क्या, प्रेडिकेट। अब ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, तो डूअर ऑफ एन एक्शन और अबाउट विच समथिंग इज कॉल्ड। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा आई रीड इंग्लिश, ठीक है, आई रीड इंग्लिश, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है, सिंपल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिखा माई मदर इज अ गुड होम मेकर, ठीक है, मेरी माँ एक अच्छी गृहिणी है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, माई मदर, और ये बाकी सब क्या हो गया, तो प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मेरी माँ, सब्जेक्ट हो गया, वह एक अच्छा गृहिणी, तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचेगा ना उसको प्रेडिकेट बोल देंगे, ठीक ना, बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी, द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रेन, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही, चिल्ड्रेन के बारे में, और क्या बात हो रही, खुश थे, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में इतना समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना क्या है, और मैंने एक बेसिक एलिमेंट जो होता है ना, बहुत बेसिक एलिमेंट है लेकिन मिस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ डूअर ऑफ एन एक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, लेकिन इसमें आपको एक बात और जोड़ना पड़ेगा कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रहा है ना उसको बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो चीज कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, वो चीजें क्या कहलाती है, प्रेडिकेट कहलाती है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, एक को बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सेंटेंस में, और क्या कहा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, जो कहा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, और आपको ये समझ में सिलेबस क्या है, ठीक ना। तो मैं बस आपसे ना 5 सेंटेंस में लिख करके आप अगर चाहें कि इसमें कुछ नोट करें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक ना। वीडियो को पॉज वहाँ पर करें और वीडियो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ एक होमवर्क दे करके आपसे विदा लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ना आप जो चीज़ पढ़ेंगे अगर उस पर 5-6 क्वेश्चन अगर घर पे नहीं करेंगे ना तो हो सकता है कि वो आपसे निकल जाए, ठीक ना। आप आज पढ़े कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, और पता चला फिर 2 दिन के बाद गए। तो मैं 5 सेंटेंस आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। आप इसको घर पे जरूर कोशिश करें कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे और प्रेडिकेट किसे कहेंगे, उसे जरूर अंडरलाइन करके, ठीक
ठीक ना। आप अपने शिक्षक से चेक कराएं, ठीक ना, और दिखाएं उनको, ठीक। चलिए, पहला सेंटेंस है रघु रघु एंड बादल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक, पहला सेंटेंस ये। दूसरा, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, ठीक है। My sister has performed very well, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है my class teacher scolded my class teacher scolded whole class yesterday। चौथा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस रघु एंड बादल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सेकेंड सेंटेंस है माई सिस्टर हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। थर्ड सेंटेंस है माई क्लास टीचर स्कोल्डेड होल क्लास यस्टरडे, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। और पांचवा सेंटेंस है he and I are he and I are emotional friends, ठीक है। तो आपके पास 5 सेंटेंस हो गया। रघु एंड बादल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आपको बताना है इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है माय सिस्टर हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, ठीक है। थर्ड सेंटेंस माय क्लास टीचर इज स्कोल्डेड। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटा, ठीक है। स्कोल्ड एक वर्ब है, स्कोल्ड मतलब डांटना, स्कोल्ड मतलब डांटा, ठीक है। होल क्लास इस तरह, ठीक है। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। और फिफ्थ सेंटेंस है ही एंड आई आर इमोशनल फ्रेंड्स, ठीक है। होते हैं कुछ लोग इमोशनल, ठीक है। ही एंड आई आर इमोशनल फ्रेंड्स। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि सर आई के साथ आर कैसे लग जाता है, तो दोस्त यहाँ पर ना ही एंड आई के लिए आ रहा है, न कि आई के लिए आ रहा है, ठीक ना। सब्जेक्ट क्या है, ही एंड आई है, ठीक ना, इसलिए आ रहा है, ठीक है। मैंने हिंट्स भी दे दिया थोड़ा सा इसमें कि कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक ना, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। और बाकी आप इस 5 सेंटेंस को जरूर ट्राई करें घर पर कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट। थैंक यू। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, बस बेसिक हमने आज पढ़ा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को रिवाइज कराते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्लॉज किसे कहते हैं, फ्रेज कैसे कहते हैं, बनता वर्ड कैसे, ठीक ना। और उसके बाद हम उन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप इस 5 क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, घर पर जरूर कोशिश करें। और अपने घर में अगर कोई टीचर है या अपने घर में कोई भैया है, दीदी है, तो उनसे जरूर चेक कराएं, ठीक ना। या फिर जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ जरूर चेक कराएं उनसे, ठीक ना। और बाकी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके आसपास कोई भाई बहन है जो कि इंग्लिश सीखने में उनको दिक्कत हो रही है, जरूर उनको बताएं और जरूर उनसे शेयर करें, जरूर उनके बीच ये वीडियो साझा करें, ठीक ना। थैंक यू वंस अगेन। और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।